ये सीरीज अभी नई ही आई है और इसकी कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है। वैसे तो हमें किसी भी सीरीज को BTTS से कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन इस सीरीज के मेन कैरेक्टर यांग काई को भी सेम ज़्याओ यान की तरह 3 साल का समय दिया जाता है खुद की पार को साबित करने के लिए। वैसे यांग काई के पास कल्टीवेशन तो दूर की बात, बॉडी स्ट्रेंथ भी नहीं थी, जिस वजह से वो किसी नॉर्मल सी लड़ाई को भी नहीं जीत पाता था। हालांकि यांग काई की एक बहुत ही बुरी आदत है कि वो कभी हार नहीं मानता, क्योंकि इसी चीज के चलते उसे शुरुआत से ही बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास पार नहीं थी। इस वजह से वो जिस लिन ज़ियाओ पवेलियन में वो डिसाइपल बनना चाहता था, वहाँ उसे रिसोर्सेज के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि वो एक ऐसे स्टूडेंट पर खर्चा नहीं कर सकते जो कि उनके किसी काम का ना हो। तो अब कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। वैसे शुरुआत में हमें यांग काओ को उसके कुछ साथी डिसाइपल से लड़ते हुए दिखाया जाता है, जिस फाइट में वो डिसाइपल्स उसे बुरी तरह से पीट रहे थे। हालांकि ये सिर्फ यांग काई की ट्रेनिंग का हिस्सा था, लेकिन वो सभी डिसाइपल यांग काई को बहुत सीरियसली मारते हैं, क्योंकि यांग काई कमजोर है, इसलिए वो उसे पसंद नहीं करते। हालांकि हमें करीबन 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब यांग काई इस जगह पहली बार आया था। मास्टर ने उसकी बॉडी को देखते ही बता दिया था कि उसकी बॉडी में बहुत वीकनेस है, मतलब उसकी बोन्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इस तरह से मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर पाए, मतलब वो सीख नहीं पाएगा। हालांकि यांग काई उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ से नहीं जा सकता, वो यहाँ बहुत उम्मीद के साथ आया है। जो सुनकर मास्टर कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमने अपना मन बना लिया है तो एक रास्ता है। हमारे यहाँ रूल है कि अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट में पास नहीं हो पाता तो भी हम उसे एक और चांस देते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि हम तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी खर्चा नहीं कर सकते। पास के ही जंगल में तुम्हें घर बनाकर रहना होगा और अपने खाने पीने की और बाकी चीजों की व्यवस्था तुम्हें खुद करनी होगी, और साथ ही हम सिर्फ तुम्हें 3 साल का समय देंगे। तब तक तुम्हें बॉडी टेम्पर्ड के 3rd लेवल को क्रॉस करना है, नहीं तो 3 साल बाद तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर यांग काई उन्हें थैंक्स कहता है और बोलता है कि चिंता मत कीजिए, अगर मैं उस लेवल तक नहीं पहुँच पाया तो आपके बिना कहे ही मैं यहाँ से लौट जाऊंगा। वैसे अब इसके बाद सीन करंट टाइम पर आता है। वैसे तो अभी 3 साल पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही महीने बचे हुए हैं। यहाँ यांग काई भी अपने एक सीनियर ज़ुओ नाम के लड़के को चैलेंज कर रहा था। वो उससे कहता है कि आप मेरी मदद कीजिए जिससे मैं 3rd लेवल तक पहुँच पाऊँ। ज़ुओ भी कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। हालांकि अभी वहाँ पास ही बहुत सारे डिसाइपल्स खड़े हुए थे, जिनमें कुछ लड़कियां भी थी। उन्हें नहीं पता कि आखिर ज़ुओ जैसा लड़का जो कि 4th लेवल पर पहुंच चुका है, वो यांग काई जैसे लड़के से क्यों लड़ रहा है। तभी वहाँ पास खड़ा हुआ एक दूसरा सीनियर उस लड़की को बताता है कि उनके सेक्ट में हर 5 दिन में कोई भी डिसाइपल पर किसी दूसरे डिसाइपल को चैलेंज कर सकता है। अगर सामने वाले डिसाइपल को प्रॉब्लम ना हुई तो वो दोनों लड़ सकते हैं। और अभी ज़ुओ की जो पिछली फाइट थी उसकी वजह से उसे चोट आ गई थी, इसलिए वो इस हफ्ते किसी से लड़ नहीं पाया। यांग काई का लेवल बहुत कम है और ज़ुओ जानता है कि वो उसे इजीली हरा सकता है, इसलिए उसने यांग काई के साथ लड़ने के लिए हाँ कर दी। वैसे इधर ज़ुओ और यांग काई की फाइट शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ वहाँ एक दूसरा लड़का कह रहा था कि ये यांग काई 3 साल पहले यहाँ आया था, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ये इतना कमजोर है कि हमने सोचा कि ये कुछ ही दिनों में वापस लौट जाएगा, लेकिन इसे पूरे 3 साल होने वाले हैं और अभी तक इसने हार नहीं मानी। हालांकि अभी इधर फाइट के दौरान ज़ुओ यांग काई को पीट रहा था, लेकिन यांग काई हार नहीं मान रहा था और लड़ने लगता है। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो कि दूर से पेड़ पर बैठकर इसी फाइट को देख रही थी। ये लड़की कौन है ये चीज तो हमें नहीं बताई जाती, लेकिन हर 5 दिन बाद जब यांग काई किसी न किसी को चैलेंज करता है तब ये उसकी फाइट देखने जरूर आती है। और बाद में जब यांग काई चोट खाकर बेहोश हो जाता है तो वो उसके लिए पेन किलर और दवाइयाँ छोड़कर जाती है। वैसे तो यांग काई को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि अब हम यहाँ वापस फाइट पर आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यांग काई उठकर खड़ा तो हो रहा था, लेकिन फिर भी वो हमले नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके हमलों की स्ट्रेंथ उतनी नहीं थी जितनी स्ट्रेंथ ज़ुओ की थी। वो फिर से हमला करते हुए यांग काई को नीचे गिरा देता है। यांग काई कई बार हार चुका है, इस वजह से बाकी स्टूडेंट्स अभी बात कर रहे थे कि क्या इस लड़के को मरने से डर नहीं लगता, ये हर बार खुद से ज्यादा ताकतवर लोगों को चैलेंज कर देता है। वैसे उन्हें लग रहा था कि यांग काई हार गया, इसलिए वो वापस से पीछे आ जाते हैं और पैसे बांटने लगते हैं। असल में ये लोग यांग काई पर शर्त लगाते हैं, इस चीज की शर्त नहीं कि यांग काई गेम जीत जाएगा, बल्कि इस चीज की कि यांग काई कितने अटैक के बाद बेहोश होगा। अभी कुछ लड़के शर्त जीत गए थे, लेकिन वो खुश हो पाए इसके पहले ही यहाँ यांग काई खड़ा होकर फिर से ज़ुओ पर हमला करना शुरू कर देता है। उसने बहुत ही तेजी से हमला किया था, लेकिन प्रॉब्लम वही थी
कि उसकी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं कि उसके हमले असर करे। इसी वजह से जुओ उसके हमले को रोकते हुए उसके चेहरे पर बहुत ही तेज पंच मारता है और यांग काई को फिर से वहाँ नीचे गिरा देता है। अब सबको लग रहा था कि फाइनली यांग काई हार गया, लेकिन यांग काई इस चीज से खुश था क्योंकि जब वो पंच खा रहा था तब उतने टाइम के लिए उसने देखा कि जुओ का वीक पॉइंट क्या है। मतलब कुछ देर के लिए अगर वो चाहता तो जुओ को पंच कर सकता था। वो सोचता है कि मुझे फिर से ऐसी गलती नहीं करनी है और खड़े होने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ जुओ सभी से कह रहा था कि आप लोग मेरी फाइट देखने आए, इस चीज के लिए शुक्रिया। लेकिन सभी का ध्यान तो अभी यांग काई पर था जो कि उठने की कोशिश कर रहा है। जुओ भी हैरान होकर पीछे मुड़ता है। दूसरी तरफ वो लड़की जो कि उनकी फाइट देख रही थी, उसके हाथ में कागज था। वो इस चीज की रिपोर्ट शायद मास्टर को देती है कि यांग काई किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। हालांकि वो भी कह रही थी कि ये लड़का हमेशा खुद से ज्यादा ताकतवर लोगों को चैलेंज करता है और अब तक ये 148 फाइट हार चुका है, लेकिन फिर भी इसके लेवल में कोई फर्क नहीं आया। वैसे तभी यांग काई खड़ा होकर हमला करना शुरू कर देता है। वैसे इस चीज से वो डिसाइपल हैरान थे, लेकिन वो कह रहे थे कि इस चीज का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये कई बार इस तरह से खड़ा हुआ है, लेकिन आखिर में ये हार ही जाता है। वैसे इतने में ही यांग काई फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ना शुरू करता है। अभी जुओ उसके हमले को रोकने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन यांग काई को पता था कि उसे किस तरह से हमला करना है, इसलिए फाइनली यांग काई जुओ को एक हिट करने में कामयाब हो जाता है। जुओ इस चीज से हैरान था, लेकिन बाकी लोग कह रहे थे कि तुम्हें अच्छा बनने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं कि ये अटैक तुमने जानबूझकर अपने चेहरे पर लिया है जिससे कि उसे बुरा ना लगे। अब बहुत देर हो गई है, अब तुम्हें इसे हरा देना चाहिए। अभी जुओ को भी इस चीज पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो तुरंत ही यांग काई पर हमला कर उसे फिर से नीचे गिराता है, लेकिन यांग काई एक बार फिर खड़ा होकर हमला करने लगा था। जो दे जुओ पहले से उसे पीछे हटाता है और गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। वो कहता है कि अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए वरना तुम यहाँ मारे जाओगे, और इसके बाद वो फिर से यांग काई को जोर से नीचे पटकता है। इसके बाद जुओ को पूरा यकीन था कि यांग काई खड़ा नहीं होगा, लेकिन यांग काई कहाँ हार मानने वाला था। वो एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी स्पीड हर बार से ज्यादा तेज हो रही थी, लेकिन इस बार जुओ गुस्से में उसे पकड़कर सीधा सामने रखकर बड़े से पत्थर की तरफ फेंकता है, जिससे टकराकर यांग काई बेहोश हो चुका था। इस पत्थर के पास और भी कुछ डिसाइपल्स खड़े थे, जिसमें से एक मोटा डिसाइपल गुस्सा होकर यांग काई से कहने लगता है कि बेवकूफ, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। इतना कहकर वो उसे लात मारने वाला था, लेकिन तभी वो लड़की जो अभी पीठ पर बैठकर ये फाइट देख रही थी, वो एक्यूप्रेशर नीडल से उस लड़के के पैर पर हिट करती है। वो लड़का खड़ा नहीं हो पाता और घुटनों के बल आ जाता है, लेकिन किसी ने भी यहाँ उस लड़की को नहीं देखा था। बाद में उसके साथी डिसाइपल उस लड़के को वहाँ से ले जाते हैं। अभी सिर्फ यांग काई ही वहाँ नीचे पड़ा हुआ था, वो उसे वैसे ही छोड़कर चले गए थे। हालांकि तभी वो लड़की पेड़ पर से नीचे आती है और यांग काई को खींचते हुए सीधा वहीं पास के पेड़ से टिकाकर बिठा देती है। इसके बाद उसने यांग काई को एक बोतल दी थी जिसके अंदर कुछ पेन किलर गोलियां हैं। यांग काई तो अभी बेहोश था, इस वजह से यांग काई ने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा, लेकिन वो लड़की यांग काई से कह रही थी कि तुम बेवकूफ हो क्या, ये मुझे नहीं पता। पूरे 3 साल हो चुके हैं इस तरह से लोगों से लड़ते हुए, लेकिन फिर भी तुम्हारा लेवल नहीं बढ़ा। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना तुम इस तरह से मार खाते रहोगे। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि अभी लगभग सुबह का ही टाइम था, लेकिन यांग काई इतनी बुरी तरह से पिटा था कि होश आते आते उसे लगभग शाम हो जाती है। यांग काई जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो सूरज को ढलते हुए देखता है। वो कहता है कि लगता है मैं फिर से हार गया। हालांकि उसी दौरान वो अपने हाथ में देखता है कि आज भी वो बोतल जिसमें पेन किलर्स थे वो उसके हाथ में है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम हमेशा मेरी फाइट देखने के लिए आते हो। वैसे तो इन 3 सालों में मैंने तुम्हें बहुत निराश किया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं एक दिन तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा। हालांकि इसके बाद वो खड़ा होकर अपनी लकड़ियों की बास्केट को उठा लेता है क्योंकि अभी उसे घर भी लौटना है। पर तभी उसे याद आता है कि 3 साल पूरे होने वाले हैं और अभी तक वो बॉडी टेम्पर्ड के 3rd लेवल पर नहीं पहुंचा है। अगर ऐसा हुआ तो उसे वापस लौटना होगा। हालांकि भले ही अब ज्यादा समय ना बचा हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वो कहता है कि कल से मुझे फिर से ट्रेनिंग शुरू करनी है। इसके बाद वो सीधा अपने घर आ जाता है। जैसे कि हमें शुरुआत में बताया गया था कि उसे कोई भी सुविधा नहीं मिली है, उसे बस एक पुराना लकड़ी का घर दिया गया था जहाँ उसके पास 2 प्लेट और एक चद्दर है।
यांग काई के पास अभी बेड भी नहीं था, इसलिए वो जो पत्थर का बेड था और पत्थर का तकिया वही उसने रख लिया था और वो उसी पर सोता था। यहाँ आते ही वो खाना वगैरह ना बनाते हुए पहले उस दवाई को पानी में डालकर एक हैंकी से अपनी चोटों पर लगाने लगता है। यांग काई बहुत थक चुका था, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ अपने उस पत्थर के बेड पर लेट जाता है। इस वक्त वो उदास था क्योंकि उसकी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं हो रहा। हालांकि जब वो दवाई लगा रहा था तो उसके जो चेहरे के घाव थे उनसे खून निकलना शुरू हो जाता है। वो खून अभी उस पत्थर पर गिर रहा था जिस पर यांग काई ने सर रख रखा था और अचानक ही वो पत्थर ग्लो करना शुरू हो जाता है। यांग काई अभी थका हुआ था, इसलिए वो पलटकर नहीं देखता कि उस पत्थर से रोशनी निकल रही है। यहाँ यांग काई को नींद भी आ रही थी, इसलिए वो सो जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो पत्थर पूरा ग्लो करने लगा था। वैसे आधी रात के समय अचानक ही यांग काई की नींद खुलती है। वो उठकर बैठता है और तुरंत ही पीछे मुड़ता है, लेकिन इसी समय वो जगह पूरी तरह से बदल गई थी। यहाँ वो पीछे अपने उसी पत्थर के तकिए को हवा में उड़ता हुआ देखता है। यांग काई इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि ये कैसा सपना है। हालांकि वो अपने तकिए को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसके हाथ पर भी चोट लगी हुई थी जहाँ खून निकल रहा था, जिससे वो खून फिर से उस पत्थर पर लग जाता है और उस पर कुछ लेटर्स अपीयर होते हैं। वैसे यहाँ उस स्टोन पर लिखा था गोल्डन बॉडी टेम्पर टेक्निक। यांग काई को यहाँ पता चलता है कि ये शायद किसी तरह की किताब है जो कि स्टोन की तरह दिख रही थी खुद को छुपाने के लिए। हालांकि अचानक ही वो स्टोन उड़ने लगता है। यांग काई उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उसे पकड़ नहीं पा रहा था। वैसे यहाँ एंड पॉइंट पर आने पर वो स्टोन गायब हो जाता है और नीचे खाई थी, इसलिए यांग काई आगे भी नहीं बढ़ सकता था। लेकिन इतने में ही उसे पीछे से जुओ की आवाज सुनाई देती है। यांग काई उसे यहाँ देखकर हैरान था। जुओ यांग काई से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बार फिर मुझे चैलेंज करने की। इतना कहकर उसने यांग काई को धक्का दे दिया था। यांग काई वहाँ उस खाई में गिरते गिरते बचता है। उसने अपने एक हाथ से ऊपर पकड़ रखा था। जुओ कहता है कि देखो, अगर तुम हार मान लो तो मैं तुम्हें ऊपर खींच सकता हूँ। यांग काई कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन जुओ उसके पैर पर हाथ रख देता है और कहता है कि तुम हार क्यों नहीं मानते। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो आज तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और मैं तुम्हें यहाँ से नीचे गिरा दूंगा। इतना कहते हुए वो यांग काई के हाथ पर प्रेशर डाल रहा था। यांग काई को यकीन नहीं होता कि ये सच में जुओ है। यांग काई कहता है कि नहीं, तुम जुओ नहीं हो सकते। जिस पर जुओ कहता है कि तुम जैसा समझना चाहो समझो, लेकिन अगर तुम हार नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। इतना कहते हुए उसने यांग काई को वहाँ से नीचे गिरा दिया था। हालांकि किस्मत से नीचे पानी था, इस वजह से यांग काई सीधा पानी में आकर गिरता है। अभी वो नीचे की तरफ डूब रहा था, तभी वहाँ हम बहुत पुरानी मोटी लोहे की चेनों को देखते हैं। यांग काई सीधा आकर उससे टकराता है और उसका गला उन चैन से कवर हो जाता है। ये चैन यांग काई को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रही थी। साथ ही ऐसा लग रहा था कि इन चैनों से किसी को बांधा गया है, क्योंकि इन पर तलिस्मान भी लगे हुए थे। यांग काई तुरंत ही उन चैनों को पकड़कर हटाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से यांग काई का ब्लड उन चैनों पर भी लग चुका था। अचानक ही वो चैन तोड़ देता है और सीधा पानी के बाहर आने लगता है। लेकिन ब्लड लग जाने की वजह से वो जो तलिस्मान उन चैनों पर बंधे हुए थे वो अनलॉक होना शुरू हो जाते हैं और इन चैनों ने जिसे पकड़ रखा था वो आजाद हो जाता है। ये देखने में एक स्केलेटन लग रहा था। हालांकि वहाँ दूसरी तरफ यांग काई पानी से बाहर आ चुका था, लेकिन तभी उसे पानी से आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो पीछे पलट कर देखता है और उसी समय उसके सामने वही अनटाइंग गोल्डन स्केलेटन आ जाता है जो कि इन चैनों से बंधा हुआ था। यांग काई उसे देखकर हैरान था। वो कहता है कि तुम कौन हो और मैं ये कहाँ हूँ। जिस पर गोल्डन स्केलेटन यांग काई से कहता है कि ये जगह सी ऑफ कॉन्शियसनेस के नाम से जानी जाती है। यहाँ मैं कई हजारों सालों से कैद था, लेकिन तुमने मुझे आजाद कराया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी बॉडी दूंगा जिसे कोई न हरा पाए। वैसे ऐसा सिर्फ वो गोल्डन स्केलेटन इसलिए कह रहा था जिससे वो यांग काई की बॉडी को अपना बना सके, और इतना कहते हुए उसने यांग काई को उठा लिया था। साथ ही इसके बाद वो यांग काई की बॉडी से उसकी सारी एनर्जी भी खींचने लगा था। यांग काई की बॉडी में ज्यादा एनर्जी नहीं है, इस वजह से उसे ज्यादा देर नहीं लगती। वैसे यांग काई को यहाँ बहुत ही ज्यादा बॉडी पेन हो रहा था, इसलिए वो गोल्डन स्केलेटन कहता है कि तुम चाहो तो अपनी सांस छोड़ सकते हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी बॉडी चाहिए और इस तरह से तुम दर्द से भी बच जाओगे। यांग काई अभी हिल भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो सोचता है कि शायद ये सच कह रहा है। लेकिन इतने में ही यांग काई को ऊपर से एक स्पिरिट आते हुए दिखाई देती है। ये किसकी थी ये चीज अभी हमें नहीं पता, लेकिन वो स्पिरिट यांग काई से कह रही थी कि इतने समय से मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुमने अब तक हार नहीं मानी, फिर तुम आज हार कैसे मान सकते हो।
हालांकि यांकाई उससे कहता है कि आज मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मैं यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, मैं अपनी बॉडी भी नहीं हिला पा रहा। हालांकि वो स्पिरिट उसके पास घूमते हुए कहती है कि जरा उस दिन को याद करो जब तुम लिंगजियाओ पवेलियन में आए थे। असल में यहाँ पर वो स्पिरिट उसी जगह की बात कर रही है जहाँ यांकाई को 3 साल का समय मिला था लेवल 3 तक पहुँचने के लिए, और यहीं का यांकाई स्टूडेंट बनना चाहता था। यहाँ वो स्पिरिट यांकाई को याद दिलाती है कि उन लड़ाइयों को याद करो जब तुम लगभग मरने की कगार पर थे, तब तुमने हार क्यों नहीं मानी, तब भी तो तुम मारे जा सकते थे। इतना कहते हुए वो स्पिरिट वापस ऊपर की तरफ उड़ते हुए जाने लगती है। आखिर में बस वो ये कहती है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ तुम्हारी सोच ही तुम्हें नहीं बचाएगी। अगर तुम अभी भी हार मानने का इरादा भुला दो तो तुम खुद को बचा सकते हो। इसके बाद वो स्पिरिट वहाँ से चली गई थी। हालांकि वो गोल्डन स्केलेटन देखता है कि यांकाई की पूरी एनर्जी छीन लेने के बाद अभी तक यांकाई मरा नहीं है, जबकि अब तक तो वो हार मानकर मारा जाना चाहिए था, क्योंकि असल में जब तक यांकाई जिंदा है तब तक वो गोल्डन स्केलेटन जबरदस्ती उसकी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता। हालांकि अब तभी यांकाई आंख खोलते हुए कहता है कि मैं तब तक नहीं हार सकता जब तक मेरी बॉडी मूव करना बंद ना कर दे। इतना कहते हुए उसने उस गोल्डन स्केलेटन के हाथ पकड़ लिए थे, वो उन्हें दूर हटा रहा था। गोल्डन स्केलेटन भी इस चीज से हैरान था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। उसके पास पावर तो है, लेकिन वो यांकाई की बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि इस बॉडी को उसे अपना बनाना है। तभी अचानक यांकाई की बॉडी से भी एक एनर्जी निकलती है जो कि उस गोल्डन स्केलेटन की बॉडी और साथ ही उसकी एनर्जी को अपने अंदर खींच रही थी। यहाँ यांकाई की एनर्जी उस गोल्डन स्केलेटन की एनर्जी पर बहुत ही ज्यादा हावी हो जाती है और उसे यांकाई की बॉडी में ले जाती है। यांकाई को ये चीज समझ नहीं आती, लेकिन वो ये चीज समझ पाए इसके पहले ही अचानक उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी एक साथ निकलती है और वो तुरंत ही जाकर बैठ जाता है। अभी वो अपने उसी घर में था। वो कहता है कि ये किस तरह का अजीब सपना था, लेकिन ये जैसे ही वो पीछे पलटकर अपना वही तकिया देखता है तो वहाँ स्टोन था ही नहीं। यांकाई कहता है कि क्या वो सब सच था। हालांकि यांकाई तुरंत घबराकर उठ गया था। तभी वो सोचता है कि अगर वो सब कुछ सच था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे बहुत सारी पावर मिल गई हो। वो तुरंत ही अपने 2-4 मूव्स प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक ही जमीन पर नीचे गिर पड़ा था। वो देखता है कि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा भारी हो चुकी है। अभी वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, और इसके बाद वो उसी पत्थर के बारे में सोचने लगता है और याद करता है कि उस पर तो गोल्डन बॉडी टेम्पर्ड के बारे में कुछ लिखा था। लेकिन जैसे ही वो उसे याद करता है तो अचानक वो स्टोन उसके हाथ में आ जाता है। यांकाई इस चीज से और ज्यादा हैरान था। यांकाई देखता है कि वो अभी भी ग्लो कर रहा है, इसलिए यांकाई समझ आता है कि ये स्टोन असल में सोल स्टोन है। उसे याद आता है कि उसने कुछ डिसाइपल्स को बात करते हुए सुना था कि इस तरह के ट्रेजर एग्जिस्ट करते हैं और ये खुद को छुपाने के लिए इस तरह से नेचर में ढल जाते हैं कि कोई इन्हें पहचान ही ना पाए। यांकाई को लग रहा था कि उसने भी एक ऐसा ही सोल स्टोन ढूंढ लिया है। वो तुरंत गेट, खिड़की सब कुछ लगा देता है और उस सोल स्टोन को टच करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो सोल स्टोन के कुछ टुकड़े हो चुके थे। यहाँ वो किसी किताब की तरह खुल गया था जिसमें हर स्टोन एक अलग हिस्से में डिवाइड है। यहाँ एक स्टोन पर अचानक ही कुछ लेटर्स लिखे आते हैं जहाँ लिखा हुआ था प्योर गोल्डन बॉडी। यांकाई समझ आता है कि उसने जिस गोल्डन स्केलेटन को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया था उसकी एनर्जी को इस स्टोन ने अपने पास रख लिया है और अब शायद इस मेथड के वो उस चीज को मास्टर कर सकता है। यांकाई ने तुरंत ही अपनी एनर्जी से उस स्टोन को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश की थी, जिसके बाद वो कनेक्ट तो हो जाता है, लेकिन यहाँ वो किसी स्क्रोल की तरह खुला हुआ था। सामने उस प्योर गोल्डन बॉडी वाली टेक्निक की डिटेल्स लिखी हुई थी। यांकाई सोचता है कि शायद अभी सिर्फ यही चैप्टर अनलॉक हुआ है, क्योंकि उसने सिर्फ उस गोल्डन स्केलेटन को ही एब्जॉर्ब किया है। शायद आगे उसे कुछ दूसरी टेक्निक्स के बारे में भी पता चले। हालांकि अभी वो पढ़ता है कि उसे किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, लेकिन वो इस चीज को पढ़कर हैरान था, क्योंकि यही सेम चीज है जो वो हर रोज कई महीनों से करते आ रहा है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो सुबह आधे घंटे के लिए उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि अभी तक उसके सामने लिखी हुई थी। हालांकि वो सोचता है कि शायद अब मेरी बॉडी में चेंज हो चुके हैं, इसका मतलब मुझे एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। अभी सुबह का ही टाइम था, इसलिए वो तुरंत ही बाहर आ जाता है। सेम वही टेक्निक अभी वो परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। पहले उसकी बॉडी कल्टीवेशन भी नहीं कर पाती थी, लेकिन इस बार जब वो कोशिश करता है उसकी बॉडी से वो एनर्जी फ्लो निकल रहा था जो कि उस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए निकलना चाहिए। यांकाई इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। अभी तक वो बिना मन के प्रैक्टिस करता था, लेकिन आज उसका मन लग रहा था। वो तुरंत ही उस एनर्जी को दूर छोड़ने की कोशिश करता है जो कि सच में काम कर रही थी। इसका मतलब वो थोड़े लॉन्ग रेंज अटैक भी कर पा रहा था। यांकाई बहुत ही ज्यादा खुश था। तभी उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई उसे देख रहा है। वो सोचता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे संभल कर रहना होगा,
कहीं किसी को मेरे सीक्रेट के बारे में पता न चल जाए। इतने में ही वहाँ सेट के बीच लगा हुआ एक बहुत बड़ा क्लॉक टावर आवाज करने लगते हैं। इसका मतलब सुबह हो चुकी है और अब यांग काय को अपने धंधे पर निकलना होगा। असल में यहाँ रहने के लिए यांग काय अपना घर तो चलाता ही है, पर साथ ही उसे वहाँ पवेलियन के भी कुछ काम करने पड़ते हैं। और आज भी सफाई का दिन था, इसलिए वो तुरंत ही अंदर से सामान लेकर निकलने लगता है। लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि यांग काय का शक सही था। सच में वहाँ कोई था जो कि उसे छिपकर प्रैक्टिस करते हुए देख रहा था। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यहाँ लिनजियाओ पवेलियन के अंदर आने और जाने वाले जो मेन रोड है, वहाँ यांग काय झाड़ू लगा रहा था। इस वक्त वो लड़की जो कि पहले यांग काय का मैच देखने के लिए आई थी, वो भी वहीं थी। अभी भी वो पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी और यांग काय के सामने नहीं आई है। वो बस यांग काय को काम करते हुए देख रही थी। हालांकि वो थोड़ी हैरान थी क्योंकि अभी पिछले ही दिन यांग काय को बहुत ज्यादा चोट आई थी, लेकिन फिर भी वो आज काम पर आ गया, वरना पहले यांग काय को कुछ दिन लग जाते थे खुद की बॉडी को रिकवर करने में। हालांकि यहाँ यांग काय अपना काम खत्म कर वापस ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा था। इतने में ही उसका ध्यान पीछे से आ रही गाड़ी पर पड़ता है। ये बगी थी जिसे एक दूसरा डिसाइपल धक्का लगाते हुए आ रहा था, लेकिन बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से उसका हाथ फिसल गया और वो बगी अपने आप ही आगे बढ़ने लगी। वो सीधा आकर यांग काय से टकराती है और पलट जाती है। हालांकि यांग काय को इस चीज से कुछ नहीं हुआ था। वैसे वो डिसाइपल जो उस गाड़ी को खींच कर ला रहा था, वो यांग काय के पास आता है और कहता है कि भाई तुम्हें चोट तो नहीं लगी, मुझे माफ करना, मैं सच में बहुत ही ज्यादा जल्दी में था। मिस्टर मैंग ने मुझसे बहुत सारा सामान मंगवाया है, मुझे अभी फिर से गाड़ी लेकर जाना है। अगर तुम्हें चोट लगी हो तो सच में मुझे माफ कर देना। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। और इसके बाद यांग काय उसकी मदद कराने लगता है। वो जो सामान नीचे गिर गया था उसे उठाने में। यहाँ दूसरी तरफ वो लड़की अभी यांग काय को देखते हुए हैरान थी क्योंकि उस गाड़ी के टकराने से यांग काय को चोट लग सकती थी, लेकिन यांग काय पूरी तरह से ठीक है। वो कहती है कि 3 साल में यांग काय ने एक भी बार ब्रेक थ्रू नहीं किया, लेकिन क्या रातों रात उसकी पार बढ़ चुकी है। हालांकि अभी वो यांग काय को नोटिस करती है। यांग काय ने वहाँ सामान वापस रख दिया था। वो दूसरा डिसाइपल अभी वहाँ से निकलने वाला था। वो कहता है कि ये सामान मिस्टर मैंग ने बुलवाया है, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाऊंगा तो वो मेरे पैसे काट लेंगे, मुझे जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। यांग काय कहता है कि चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हालांकि यांग काय को याद आता है कि ये महीना खत्म होने वाला है, इसका मतलब जो डिसाइपल को कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं वो मिलने वाले होंगे। वो सोचता है कि उसे भी अब मिस्टर मैंग से जाकर मिल ही लेना चाहिए। असल में मिस्टर मैंग यहाँ लिनजियाओ पवेलियन का एक एल्डर है जो कि कंट्रीब्यूशन हॉल को संभालते हैं और उनका बिहेवियर यांग काय के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए भी यांग काय उनसे मिलने वाला है, इसलिए वो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश था। वो तुरंत वहाँ के लिए निकल पड़ता है। तभी सीन चेंज होकर यहाँ उस कंट्रीब्यूशन हॉल पर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि अभी कुछ फीमेल डिसाइपल्स वहाँ कंट्रीब्यूशन हॉल से अपने पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए आई थी। ये कुछ स्टोन टाइप पॉइंट्स होते हैं जिन्हें पैसे की तरह भी यूज किया जा सकता है। अभी जब वो थैंक्स कहकर वहाँ से जा रही थी तो मिस्टर मैंग उन्हें ही देख रहे थे। वो थोड़े से ठरकी हैं। खैर तभी एक दूसरे डिसाइपल यहाँ आगे आकर उनका व्यू खराब कर देता है। वो कहता है कि उसे भी अपने पॉइंट्स चाहिए। इसके बाद मिस्टर मैंग उसे उसके पॉइंट्स देने लग जाते हैं। तभी वहाँ सामने से हम यांग काय को आता हुआ देखते हैं और उसी समय ये डिसाइपल यहाँ से अपने पॉइंट्स लेकर यांग काय के जस्ट पास से ही गुजर रहा था। इसी बीच उसके वो पैसों का बैग नीचे गिर पड़ता है, लेकिन यांग काय के क्विक रिफ्लेक्शन के कारण यांग काय ने उसे कैच कर लिया था। लेकिन यांग काय यहाँ पलटकर उसे वो बैग दे पाता। इतने में ही वो डिसाइपल यांग काय का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे थे। यांग काय कहता है कि कुछ नहीं, आपका ये बैग नीचे गिरने वाला था, इसलिए ये मैं आपको लौटा रहा था। पर वो डिसाइपल सीनियर था। वो कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो जो मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। तुम मेरे पैसे चुराने की कोशिश कर रहे थे और इस चीज के लिए तुम्हें सजा मिल सकती है। हालांकि अगर तुम घुटनों पे आकर मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। यांग काय यहाँ बेमतलब माफी नहीं मांग सकता था, इसलिए वो तुरंत ही कह देता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे पैसे चुराने की कोशिश नहीं की, मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। हालांकि वो सीनियर कहने लगता है कि तुम चोर होने के साथ साथ बहुत बदतमीज भी लगते हो। अब मुझे लिनजियाओ पवेलियन के रूल्स के हिसाब से तुम्हें सजा देनी होगी। इतना कहते हुए वो अपना एक हाथ उठाता है, लेकिन तभी उसके घुटनों से आकर एक छोटा सा पत्थर आकर टकरा जाता है, जिसके बाद वो घुटनों के बल आ गया था। यांग काय ये देखकर हैरान था। वो उस लड़के से कहता है कि ये कैसा रूल है, इसके बारे में तो मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था। हालांकि वो सीनियर डिसाइपल समझ चुका था कि अभी अभी क्या हुआ।
असल में वो छोटा सा स्टोन यहाँ मिस्टर मेंग ने फेंका था यांग काय को बचाने के लिए। हालांकि इससे वो ये भी समझ जाता है कि यांग काय शायद चोर नहीं है, तभी मिस्टर मेंग उसकी मदद कर रहे हैं। पर फिर भी वो मिस्टर मेंग पर चिल्लाते हुए कहता है कि आप कब सुधरोगे, आप अभी भी इस लड़की की मदद कर रहे हो जबकि 15 साल का हो चुका है। इतना कहकर उठता है, वहाँ से चले जाता है। यांग काय वापस यहाँ कंट्रीब्यूशन हॉल के अंदर आ गया था। वो देखता है कि मिस्टर मेंग तो सो रहे हैं, लेकिन वो जानता था कि वो बस एक्टिंग कर रहे हैं। वो उनसे कहता है कि आपको मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि आप हर बार यही ड्रामा करते हो, अब आपको जाग जाना चाहिए। जो सुनकर मिस्टर मेंग उठ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने एक्टिंग भी नहीं कर सकता, अभी अभी मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ये सुनकर यांग काय कहता है कि ठीक है, उस चीज के लिए शुक्रिया। हालांकि मिस्टर मेंग शुक्रिया नहीं चाहते। वो कहते हैं कि शुक्रिया का मैं क्या करूँगा, तुम तो अगर कुछ और जुगाड़ कर सको तो करो, वैसे भी तुम अभी जवान हो, तुम अगर दिल से चाहो तो सच में मेरी मदद कर सकते हो। ये सुनकर यांग काय कहने लगता है कि आप ना जाने कितने साल के हो चुके होंगे, आपकी हड्डियों में बिल्कुल भी दम नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये चीज दिमाग से नहीं निकालते। हालांकि फिर मिस्टर मेंग कहने लगे थे कि अरे अभी तो मेरे में बहुत जान है, लेकिन इतने में ही यांग काय के पेट से आवाज आती है, जो सुनकर वो हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम जरूर यहाँ अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बाद कुछ खरीदने आए होंगे। वो कह रहे थे कि बाकी सब तो ऐसी चीजें खरीदते हैं, लेकिन तुम्हारे एक्सपेंसेस अलग हैं। यहाँ वो यांग काय को कुछ स्टोन्स निकाल कर देते हैं। ये एलिक्सर से भी किया जा सकता है, साथ ही इनके साथ शायद कल्टीवेशन भी की जा सकती है। अभी यांग काय के कामों के बदले उसे ये दिए जा रहे थे, बाकी डिसेबल्स को ट्रेनिंग के बदले दिए जाते हैं। लेकिन यांग काय का लेवल नहीं बढ़ रहा, इसलिए उसे काम के बदले ये कमाने पड़ते हैं जिससे कि वो यहाँ रहने का खर्चा निकाल सके। हालांकि मिस्टर मेंग उसकी चिंता करते हैं, इसलिए वो कह रहे थे कि तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं, यहाँ का खर्चा निकालने में तुम्हें वैसे भी बहुत प्रॉब्लम होती है, इससे ज्यादा अच्छा तो तुम कहीं और काम करोगे तो पैसे भी कमाओगे और वो तुम्हारे ही होंगे। यहाँ तो तुम टैक्स वगैरह देकर अपने कितने सारे पैसे गवा देते हो। यांग काय स्टोन्स को गिन रहा था, उसका ध्यान मिस्टर मेंग की बातों पर नहीं था। वो कहता है कि मुझे 2-3 बार और गिनने दीजिए, कहीं आपने इसमें से कुछ रख तो नहीं लिया। वो मजाक कर रहा था, लेकिन मिस्टर मेंग गुस्से में उसकी तरफ अपना जूता निकाल कर फेंकते हैं। यांग काय तुरंत वहाँ से भागता है। उसी दौरान अभी वही लड़की यहाँ कंट्रीब्यूशन हॉल आ रही थी, जिसे हमने यांग काय पर नजर रखते हुए देखा है। ये लड़की यांग काय की तरफ देखती है और यांग काय इस लड़की की तरफ। टाइम यहाँ स्लो मोशन में हो गया था, लेकिन अचानक ही उस लड़की के हाथ में मिस्टर मेंग का जूता आ जाता है। तब तक यांग काय भाग चुका था। वो लड़की मिस्टर मेंग से कहती है कि मुझे लगा कि आप यांग काय की फिक्र करते हो, जिस पर मिस्टर मेंग कहते हैं कि हाँ, लेकिन अगर मैं ये चीज उसे बताऊंगा तो वो खुद का ही ख्याल रखना बंद कर देगा, उसे खुद से स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। वैसे अब इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि यांग काय मार्केट में आ चुका था, क्योंकि उसे अपने खाने के लिए भी चीजें खरीदनी है। वैसे अब यांग काय यहाँ मार्केट में घूम रहा था, तभी वो शॉप पर पहुँचता है जहाँ से वो चावल खरीदता है। वो देखता है कि अभी शॉप ओनर चावल की बोरी को ऊपर चढ़ा रहे थे, लेकिन तभी उनके पैर फिसलते हैं और वो बोरी नीचे की तरफ गिरने लगती है। यहाँ वो शॉप ओनर भी नीचे गिरने वाले थे, लेकिन यांग काय तुरंत आगे बढ़कर एक हाथ से उस बोरी को पकड़ लेता है और एक हाथ से शॉप ओनर को बचा लेता है। तभी शॉप ओनर यांग काय से शुक्रिया कह रहे थे। असल में शॉप ओनर की उम्र हो चुकी है और वो बहुत समय से काम कर रहे हैं, इस वजह से अब उनके अंदर उतनी जान नहीं कि वो और इस काम को संभाल सके। हालांकि तभी वहाँ शॉप ओनर की वाइफ और उनकी बेटी आ जाती है और इसके बाद वो यांग काय को उसका हिस्सा लाकर दे देते हैं। यांग काय हमेशा सेम क्वांटिटी में यहाँ से चावल खरीदता है, लेकिन जब आज वो उस बोरी को उठाता है तो वो बोरी उसे थोड़ी सी भारी लग रही थी, उसमें क्वांटिटी उससे ज्यादा लगती है। वो कहता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, जो सुनकर शॉप ओनर कहते हैं कि कहीं गलती से हमने कम चावल तो नहीं तोल दिए। लेकिन तभी उनकी लड़की यहाँ धीरे से पीछे आते हुए अपनी मदर को बताती है कि मैंने इस बोरी में थोड़े से एक्स्ट्रा चावल डाल दिए थे। इस चीज पर उसकी मदर कहती है कि ये तो अच्छी बात है। हालांकि यांग काय उनसे कहता है कि आप कब तक मेरी मदद करोगे, आप हर बार मुझे ज्यादा चावल देते हो। इस पर शॉप ओनर कहने लगते हैं कि देखो, हम भी ये बात जानते हैं कि यहाँ अकेले समय को गुजारना कितना ज्यादा मुश्किल है, और वैसे भी थोड़े ज्यादा चावल देने से हमारा कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए तुम्हें ये रख लेना चाहिए। हालांकि इतने में ही वहाँ पीछे 2 लोग आते हैं। उनमें से एक यांग काय के चावल की बोरी पर लात मारते हुए
उसे वहाँ से दूर फेंक देता है, लेकिन यांग काई ने सही समय पर उसे कैच कर लिया था। असल में वो बस यांग काई को रास्ते से हटा रहे थे। वो यहाँ उस शॉप ओनर पर इल्जाम लगाने के लिए आए हैं। यहाँ जो आगे खड़ा हुआ आदमी था वो शॉप ओनर पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने ये कैसे चावल दिए थे, ये तो बिल्कुल जहरीले थे। तुम्हें पता भी है कि इन चावलों को खाने से मेरे भाई की क्या हालत हुई है। ये पहले इतना ज्यादा ताकतवर था और अब इसकी हालत देखो। हालांकि वहाँ तो उसका भाई अभी अपना सीना तान कर खड़ा हुआ था। ये देखकर वो आदमी उसके पेट पर जोर से मारता है, जिस वजह से उसके भाई के पेट में दर्द होने लगा था। वो कहता है कि देखो इसका पेट, ये ढंग से चल भी नहीं पा रहा और ये सब सिर्फ तुम्हारे चावलों की वजह से हुआ है। ये सुनकर यांग काई हैरान था, क्योंकि वो 3 साल से यही के चावल खा रहा है, लेकिन उसे आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। तभी यांग काई आगे आकर कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, जरूर इसने कहीं और से कुछ खरीदा होगा। हालांकि सुनकर वो मोटा आदमी पीछे की तरफ हटता है, जिससे उसका वो बैग नीचे गिर जाता है। इस बैग में पैसे रखे हुए थे और ये बैग यांग काई को देखा हुआ लग रहा था। तभी शॉप ओनर यांग काई को पीछे हटाते हैं, क्योंकि उन्हें यांग काई की चिंता है। वो यहाँ उस आदमी से कहने लगते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, वैसे तो ये हमारे यहाँ के चावल खाने से नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ के चावल बहुत सारी जगह जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हमारी गलती है तो आपके भाई को जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इस चीज का कंट्रीब्यूशन हम करेंगे, इसकी सारी दवाइयों का खर्चा हम देंगे। हालांकि ये सुनकर वो मोटा आदमी कहने लगता है कि तुमने क्या हमें चोर समझा है जो हम झूठा इल्जाम लगाएंगे, और वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। ये सुनकर यांग काई भी हैरान था और साथ ही शॉप ओनर भी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये पैसे नहीं चाहता तो फिर ये यहाँ किस लिए आए हैं। लेकिन इतने में ही वहाँ उस लड़के की एंट्री होती है, जिसे यांग काई कंट्रीब्यूशन हॉल के बाहर मिला था, और उसे देखते ही यांग काई समझ आता है कि ये बैग वही है, क्योंकि इस पर भी वही सेम डिजाइन बनी है जो कि उस डिसाइपल के बैग पर बनी हुई थी। हालांकि आगे की चीज समझने में भी ज्यादा देर नहीं लगती। अभी वो लड़का यहाँ इन दोनों आदमियों को पीछे हटा रहा था और आगे आकर वो शॉप ओनर की लड़की की तरफ देखते हुए माफ आंख मारता है। इससे साफ पता चल गया था कि वो इसे लाइक करता है, और इन लोगों को भी उसने ही पैसे दिए थे जिससे कि ये एक्टिंग कर सके। हालांकि इसके बाद ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, जिसके बाद हम जल्द से जल्द इसका नया पार्ट लेकर आएंगे। और साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी हम कुछ नई सीरीज और साथ ही मान बाय एक्सप्लेन के अपडेट्स देने वाले हैं, और वो अपडेट सिर्फ वहीं मिलेंगे, इसलिए फॉलो जरूर कर लेना।